हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड उन्हीं टॉपिक्स को करेंगे जो सीटेट के एग्ज़ाम में आते हैं और आगे भी आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप मेरे आने वाली सीटेट की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को मिस ना करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटेलिजेंस होता क्या है। इंटेलिजेंस इज ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, थिंक रैशनली, डील अफेक्टिवली विद इन्वायरमेंट। अब इसका मतलब क्या है? इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ एक एबिलिटी का नाम नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी एबिलिटीज़ आ जाती है। ये एक्चुअली एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें हमारी बहुत सारी एबिलिटीज़ या फिर योग्यताएं आती है, जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, सोचना, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना, अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना, राइट टाइम पे राइट तरह से बिहेव करना, क्रिटिकली सोचना, ये सारी चीज़ें इंटेलिजेंस के अंदर आती है। तो किसी भी एक एबिलिटी का नाम इंटेलिजेंस नहीं है कि मान लो अगर कोई एक इंसान एक काइंड की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट में हमारी बहुत सारी एबिलिटीज़ आती है, जो भी हमें चीज़ें डेली लाइफ में ज़रूरत होती है। हमें डेली लाइफ में बहुत क्रिटिकली सोचना पड़ता है, प्रॉब्लम्स के बारे में पर्पसफुली एक्ट करना पड़ता है, या फिर इन्वायरमेंट में न्यू इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना पड़ता है। स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज से जॉब में जाते हैं, हर बारी न्यू इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो सब कुछ इंटेलिजेंस है। अब ये मल्टी डायमेंशनल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़ इसमें, और कोई भी इंटेलिजेंस कभी भी इंटेलिजेंस टेस्ट से मेजर नहीं हो सकती। इट इज़ मल्टी डायमेंशनल एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़ नॉट एंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। मतलब कोई भी ऐसा इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है जो पूरी तरह से इंटेलिजेंस को मेजर करके बता दे कि हाँ, इस इंसान में कितनी इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस टेस्ट सिर्फ हमें एक रफ आइडिया दे सकते किसी इंसान की इंटेलिजेंस के बारे में, पर एक्यूरेटली किसी भी इंसान की इंटेलिजेंस के बारे में कोई भी इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं बता सकता। सो आई होप कि आपको इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, बिकॉज एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत बारे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम देख लेते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में पहली है फैकल्टी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस आपको मेनली इसका नाम पता होना चाहिए क्योंकि सबसे पुरानी थ्योरी है। सबसे पहली जो थ्योरी बनी थी इंटेलिजेंस की वो यही थ्योरी बनी थी, फैकल्टी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। सो दिस इज़ द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। आपको इसका नाम पता होना चाहिए। अब ये क्या कहती है? ये कहते हैं, जैसे नाम से हमें पता लग रहा है, फैकल्टी मतलब हमारा जो माइंड है वो अलग अलग फैकल्टी से बना है। रीजनिंग, लॉजिक, मेमोरी, इमेजिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, इन सारी फैकल्टी से बने, मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से बने, और ये सारी चीज़ें मिलके इंटेलिजेंस को कंपोज करती है। कोई भी एक चीज़ का नाम इंटेलिजेंस नहीं है, ये सारी चीज़ें मिलके इंटेलिजेंस को बनाती है। तो ये बोलती है फैकल्टी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसका बस आपको नाम पता हो उतना ही बहुत सफिशिएंट है क्योंकि ओल्डेस्ट थ्योरी है। देन हम करते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनि मीन्स वन, तो हमें नाम से पता लग रहा है इसमें एक ही फैक्टर होगा। इसको दी किसने थी? एल्फ्रेड बाइनेट ने। अब ये क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस इज जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी विच इज़ मेड अप ऑफ वेरियस एबिलिटीज़। मतलब ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस में सिर्फ एक ही जनरल एबिलिटी आती है, एक ही इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, जनरल एबिलिटी, जिसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। और उस जनरल एबिलिटीज़ में अलग अलग एबिलिटीज़ आती है। मतलब हर इंसान के अंदर एक जनरल, जिसे कॉमन सेंस भी कह सकते हैं, कि एक जनरल इंटेलिजेंस होती है जिससे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, सोचने की पावर, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पावर। तो ये सब एक जनरल इंटेलिजेंस है जो वो मानते हैं कि सब में ही होती है। तो ये यूनिफैक्टर थ्योरी मीन्स वन फैक्टर थ्योरी, जो कि जनरल इंटेलिजेंस सब में होती है। ये दी है एल्फ्रेड बाइनेट ने। देन आ गई टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, बस मैं इसलिए दे रही हूँ कि मैं पता नहीं कि एग्जाम में कौन सी थ्योरी आ जाए, तो बस आपको नाम पता होना चाहिए सब थ्योरीज का, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए थ्योरी के बारे में। टू फैक्टर थ्योरी नाम से पता लग रहा है कि दो फैक्टर्स होते हैं इंटेलिजेंस में। एक होती है जनरल इंटेलिजेंस और एक होती है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस होती है जो हमारे अंदर इनबॉर्न होती है, मतलब पैदाइशी होती है, हेरिडिटरी होती है, सबके अंदर होती है जनरल इंटेलिजेंस, जो वो अपने मदर फादर से लेके आते हैं, हेरिडिटरी से लेके आते हैं। सबके अंदर एक जनरल इंटेलिजेंस होती है। वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरिएशन करती है कि किसी के पेरेंट्स ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो कईयों में जनरल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है और कईयों में कम होती है, बट होती सब में है।
देन होगी स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज़ या फिर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। ये नाम से पता लग रहा है स्पेसिफिक मतलब जो हम सीखते हैं बाहर से, इन्वायरमेंट से ट्रेनिंग लेके सीखते हैं। जैसे हम कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं या मैथमेटिकल स्किल सीख रहे हैं ताकि हमारे अंदर इंटेलिजेंस डेवलप हो, रीजनिंग स्किल सीख रहे हैं, तो ये हो गई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जो हम बाहर इन्वायरमेंट से सीखते हैं। तो ये हो गई 2 फैक्टर थ्योरी। 2 फैक्टर्स है, जनरल इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। अब नेक्स्ट है लुइस थर्स्टोन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। इनकी भी थ्योरी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि लुइस ने जो थ्योरी दी है उसमें कितने टाइप्स की एबिलिटीज़ के बारे में बात करी है। उसने 7 एबिलिटीज़ के बारे में बात करी है अपनी थ्योरी में कि हर इंसान में 7 एबिलिटीज़ होती है। नाम जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो नहीं आते एग्जाम में, बस कई बार नंबर आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए लुइस थर्स्टोन ने 7 मेंटल एबिलिटीज़ की बात की। अब है नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी, गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 99% चांसेस होते हैं एग्जाम में कि इसी थ्योरी से ही क्वेश्चन बन के आते हैं, तो इस थ्योरी को प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। अब ये थ्योरी बोलती क्या है, सबसे पहले ये बात ये थ्योरी बोलती है कि किसी भी इंसान में कोई एक इंटेलिजेंस नहीं होती, बल्कि अलग अलग इंटेलिजेंस होती है। हर इंसान में अलग अलग स्किल्स होती है, अलग अलग टैलेंट्स होते हैं, और वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर इंसान किसी ना किसी चीज़ में अच्छा होता है, और उन्होंने इसी बेसिस पे अलग अलग एबिलिटीज़ को कैटेगराइज किया। जैसे देखो, सबसे पहले उन्होंने बोला है इंटेलिजेंस होती है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस क्या होती है? नेचर को समझने की इंटेलिजेंस, कि हम नेचर को कितना अच्छे से समझ पाते हैं, नेचर की चीज़ों को। तो जो लोग इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं उनमें ये वाली इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि उन इन्वायरमेंट के ऊपर वर्क करते हैं, और या फिर जो एग्रीकल्चर की फील्ड में काम करते हैं, ये फ्रूट्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इनके ऊपर वर्क करते हैं, उन सब में नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस पाई जाती है, क्योंकि नेचर को बहुत डीपली एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देन हो गई म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस मतलब बच्चों में जो सिंगिंग की एबिलिटीज़ होती है, कई जो सिंगर्स होते हैं उनमें तो ये होती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, एंड कई बच्चों में ये बचपन से ही पता लग जाता है देख के कि बच्चे गाते बहुत अच्छे हैं, तो उनमें बाय बर्थ ही हमें पता लग जाता है कि हाँ, इस बच्चे में म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, इसकी टोन रिदम बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जो म्यूजिशियंस होते हैं उनमें ये वाली एबिलिटी होती है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस मतलब अच्छा गाना गाने की क्षमता। देन है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस मतलब मैथ्स की पावर। कई जो बच्चे होते हैं उनमें बचपन से मैथ्स उनका बहुत स्ट्रांग होता है, मैथ्स के सम से बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, तो उनमें ये वाली इंटेलिजेंस होती है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। हर चीज़ को लॉजिकली समझ पाते हैं वो लोग। अब जो मैथमेटिशियंस होते हैं उनके अंदर ये वाली एबिलिटी होती है, क्योंकि और या फिर जो फिजिक्स में ज़्यादा वर्क करते हैं उनके अंदर भी यही वाली एबिलिटी होती है कि उनकी मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसमें बच्चों को मैथ्स की पावर होती है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में। देन आ गई एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंशियल मतलब अपने एग्जिस्टेंस से रिलेटेड। तो जो लोग अपने एग्जिस्टेंस से रिलेटेड बहुत ही क्रिटिकली सोचते हैं कि हम कहाँ से पैदा होके आए हैं, या फिर हम क्यों मर जाते हैं, मरने के बाद कहाँ जाते हैं, डेथ के बाद कहाँ जाते हैं, फिर कैसे डिसाइड होता है, क्या क्राइटेरिया होता है जिससे डिसाइड हो कि हमारा बर्थ कहाँ पे होना है, तो उनमें ये वाली इंटेलिजेंस होती है। और एक इनमें होती है फिलोसोफर्स में। जो फिलोसोफर होते हैं, जो लाइफ को बहुत डिटेल में समझते हैं, उनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस पाई जाती है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस मतलब अपनी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड सर्च करना, फाइंड आउट करना। देन है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे के बारे में। तो जो लोग एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं, दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, इमोशंस को समझते हैं, उनमें ये वाली इंटेलिजेंस होती है इंटरपर्सनल। मतलब वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी करते हैं, सोशल रिलेशंस उनके बहुत अच्छे बन पाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, इंटरेक्शन बहुत अच्छे से कर पाते हैं, मोटिवेट करते हैं एक दूसरे को। तो उनकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जिनकी अच्छी होती है, उनका सोशल ग्रुप बहुत ही अच्छा होता है। तो जो लोग सोशोलॉजी में आगे वर्क करते हैं उनके अंदर बेसिकली ये वाली पावर होती है, या जो MBA वगैरह होते हैं उनका भी सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, सोशल उनको ज़्यादा काम करना होता है, तो उनमें ये वाली इंटेलिजेंस पाई जाती है। देन है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये हो गई मतलब बॉडीली
काइनेस्थेटिक मतलब अपनी बॉडी के मूवमेंट से रिलेटेड इंटेलिजेंस, कि हम अपनी बॉडी को कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, अपनी बॉडी के मूवमेंट्स को कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनमें ये वाली एबिलिटी होती है कि वो अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, उनकी फिटनेस बहुत अच्छी होती है, वो कहीं से भी अपनी बॉडी को पुश एंड पुल कर पाते हैं, बहुत सारी विग्रस एक्सरसाइजेस कर पाते हैं जो एक जनरल इंसान नहीं कर सकता। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस किस में पाई जाती है? स्पोर्ट्स पर्सन्स में, जो भी स्पोर्ट्स की फील्ड में आगे जाते हैं, अपनी माइंड और बॉडी को बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं वो लोग। क्लियर है? देन है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है लैंग्वेज से रिलेटेड। तो जो लोग बहुत अच्छी कमांड रखते हैं लैंग्वेज में, या फिर राइटर्स होते हैं, उनमें ये वाली इंटेलिजेंस होती है, मतलब वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी सारी बातों को लैंग्वेज के थ्रू। उनकी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा अच्छी कमांड होती है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी उनकी अपनी लैंग्वेज हो, वो उनकी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। एंड ये होती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। जितने भी राइटर्स होते हैं, जितने भी लोग इंग्लिश ऑनर्स करते हैं या फिर आगे लैंग्वेज में आगे जाते हैं, उनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस होती है। देन है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल मतलब अपने आप को समझना। इंटरपर्सनल हमने किया था, मतलब एक दूसरे को समझना। इंट्रा मतलब अपने आप को, तो इंट्रापर्सनल मतलब अपने आप को बहुत अच्छे से समझना कि हम क्या चाहते हैं, अपनी डिज़ायर्स को समझना, हम क्या फील करते हैं, क्या चाहते हैं लाइफ में, अपने बारे में क्लियर होना। हम कहते हैं ना, कई लोग होते हैं बहुत क्लियर डायरेक्शन होती है उनकी लाइफ में, बहुत अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं, कन्फ्यूज नहीं होते बिल्कुल भी, उनको एग्जैक्टली पता होता है बचपन से कि हाँ हमने बड़े होकर यही बनना है, बिल्कुल सर्टेन और क्लियर होते हैं अपने आप को लेकर। तो उनमें होती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। देन आ गई स्पार्टियल इंटेलिजेंस। स्पार्टियल इंटेलिजेंस मतलब उनमें शेप्स की इंटेलिजेंस, मतलब वो बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं शेप्स को, देख सकते हैं शेप्स को, एनालाइज कर सकते हैं शेप्स को, और उनमें बहुत क्रिटिकली वर्क कर सकते हैं। जैसे जो आर्किटेक्ट्स होते हैं उनमें ये वाली इंटेलिजेंस होते हैं कि पूरे घर का नक्शा बना देते हैं, एक मॉडल तैयार कर देते हैं पूरे घर का, तो उनके अंदर स्पार्टियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। पेंटर्स होते हैं जितने भी, उनमें भी ये वाली इंटेलिजेंस होती है, मतलब शेप्स को बहुत अच्छे से समझना। जो ट्रिग्नोमेट्री होते हैं 11th-12th में, उनमें वो लोग आगे काम करते हैं और वो फिर शेप्स को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, तो उनमें होती है स्पार्टियल इंटेलिजेंस। तो ये थी सारी टाइप्स की इंटेलिजेंस जिनकी बात गार्डनर ने करी। सभी बहुत ईजी है, नाम से अपने आप क्लियर है। कोई भी इंटेलिजेंस आज एग्जाम में आप उसके बारे में बता पाओगे इजीली, क्योंकि नाम से पता लग जाएगा हाईएस्ट इंटेलिजेंस में ये है। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो एक और चीज़ आती है वो आती है इसके डीमेरिट्स, मतलब इसकी लिमिटेशंस। इस थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशन रही है, क्योंकि ये थ्योरी बिल्कुल भी आगे फेमस नहीं हो पाई, या इस थ्योरी को अडॉप्ट ही नहीं किया लोगों ने। मतलब एग्जाम में आती है ये थ्योरी, बहुत हर बार ये थ्योरी आती है एग्जाम में, लेकिन इसको एक जनरल लाइफ में देखा जाए तो अडॉप्ट ही नहीं किया लोगों ने। तो क्यों अडॉप्ट नहीं किया इस थ्योरी को लोगों ने? पहली बात तो ये कि इस थ्योरी पे कोई भी रिसर्च नहीं हुई, कोई भी एम्पेरिकल प्रूफ या फिर रिसर्च नहीं है इस थ्योरी का। ये थ्योरी सिर्फ गार्डनर ने अपने माइंड से सोची थी, लेकिन उसके लिए कोई भी रिसर्च नहीं करी। और जब तक किसी चीज़ को रिसर्च से प्रूव ना कर दो, उस चीज़ को हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, अपनी डेली लाइफ में लेके नहीं आ सकते। तो पहली कमी इस थ्योरी की ये है कि इसमें कोई भी रिसर्च पार्ट नहीं है। दूसरी कमी इस थ्योरी की ये है कि इसका कोई भी इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है। अब अगर उसने बोला है कि इतने टाइप्स की इंटेलिजेंस होती है, तो अलग अलग टेस्ट भी तो होने चाहिए ना, कि पता लग पाए कि हाँ इस वाले बच्चे में लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है या इस बच्चे में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है। तो पता कैसे लगे कि कौन से बच्चे में कौन सी इंटेलिजेंस है? कोई टेस्ट तो होना चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसा टेस्ट कंडक्ट नहीं किया, या कोई भी ऐसा टेस्ट उन्होंने डिज़ाइन ही नहीं किया जिससे पता लग पाए कि कौन से बच्चे में कौन सी इंटेलिजेंस है। तो ये एक और लिमिटेशन इस थ्योरी की। तो ये दो मेन लिमिटेशन है इस थ्योरी की। पहली लिमिटेशन ये कि इस थ्योरी में कोई भी रिसर्च नहीं है, एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है। एंड दूसरी थ्योरी ये कि कोई भी टेस्ट नहीं है जिससे पता लग पाए कि कौन से बच्चे में कौन सी इंटेलिजेंस है। तो इन दोनों लिमिटेशंस को अच्छे से याद रखना। देन है गिलफोर्ड्स 3D मॉडल। अब गिलफोर्ड ने भी 3D मॉडल दिया, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस एक बार आपको पता होना चाहिए कि इसमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि है क्या। उसने 3 चीज़ों की बात करी है, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। ऑपरेशंस मतलब जो हम काम करते हैं अपने माइंड से, हम मेंटली वर्क करते हैं, जो भी हम इवेलुएट करते हैं, सोचते हैं, याद रखते हैं चीज़ों को, क्रिटिकली थिंकिंग करते हैं, सब ऑपरेशन है जो भी हम अपने माइंड में करते हैं।
कंटेंट हो गया जिसके ऊपर सोचते हैं, मतलब किसी कोई तो चीज़ होगी ना जिसके बारे में सोचेंगे, या कोई फिगर होगी या कोई सिंबल्स हो गए, सिमेंटिक मतलब कोई वर्ड्स के मीनिंग्स होंगे, या किसी के बिहेवियर के बारे में सोचेंगे। तो कोई भी चीज़ जिसके बारे में सोच रहे हो वो कंटेंट हो गया। एंड प्रोडक्ट हो गया जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आता है, रिजल्ट ही निकल के आता है। जो हमने ऑपरेशन लगाए कंटेंट पे उनसे जो हमारे प्रोडक्ट निकल के आए वो होते हैं प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी हमने अपनी आंसर में फाइंड आउट किया कि कोई भी यूनिट्स बनाए, क्लासेस बनाए, इम्प्लीकेशंस बनाए, वो सब क्या है, प्रोडक्ट्स। देन स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी, इन्होंने 3 टाइप्स की इंटेलिजेंस की बात करी है, बस इनके नाम पता होने चाहिए आपको। एक बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि आपको एक इंटेलिजेंस का नाम नहीं गिवन था और आपको फाइंड आउट करना था कि कौन सी इंटेलिजेंस स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी में है। तो आपको तीनों के नाम अच्छे से याद कर लो। पहली है एनालिटिक इंटेलिजेंस, मतलब एनालाइज करना। दूसरी है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, मतलब क्रिएटिवली सोचना, नए नए तरीके सोचना। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस तीसरी है, मतलब डेली लाइफ में जो हमारे काम आती है, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती है। एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, अब बहुत सारे आपको बुक्स मिलेगी या बहुत सारे यूट्यूब पे भी अगर आप वीडियो सर्च करोगे तो बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंस के मेजरमेंट के लिए अलग अलग टेस्ट वगैरह के बारे में बताया होगा। बट लेट मी टेल यू, कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में, कुछ भी नहीं आता। सिर्फ एक चीज़ आती है कि पहली बार इंटेलिजेंस को किसने मेजर किया था या इंटेलिजेंस मेजरमेंट करने का आइडिया किसने दिया था, बस। इसके अलावा और कुछ भी इंटेलिजेंस मेजरमेंट से रिलेटेड नहीं आ सकता एग्जाम में, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हाई लेवल का टॉपिक है और सीटेट में इतने ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया था, एल्फ्रेड बाइनेट ने 19वीं सेंचुरी में दिया था उन्होंने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट, एल्फ्रेड बाइनेट ने। क्यों दिया था, ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए स्पेशल एजुकेशन के लिए बच्चों को, जितने भी डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको फाइंड आउट कर पाए, इसलिए उन्होंने टेस्ट निकाला इंटेलिजेंस को मेजर करने का। क्योंकि उन्होंने बोला कि ये जो जिन बच्चों का IQ 90 या 90 से नीचे होता है वो सारे बच्चों में डेफिशिएंसी होती है, वो डल होते हैं, उनमें कोई इम्पेयरमेंट होती है, डिसेबिलिटी है, उनका IQ लेवल लो होता है, तो उनको अलग स्पेशल एजुकेशन देने की ज़रूरत है। क्योंकि उस टाइम पे इंक्लूसिव एजुकेशन तो आया नहीं था, तो स्पेशल स्कूल्स बनते थे इस टाइप के बच्चों के लिए जिनको अलग एजुकेशन की ज़रूरत होती थी। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए उन्होंने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था। एंड देन आते हैं इंटेलिजेंट बच्चे, एंड ओवर 140 पे आते हैं जीनियस बच्चे। आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा इंटेलिजेंस की थ्योरी से सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या डाउट है इस थ्योरी से रिलेटेड। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।